ओके, सो आई गेस रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। गुड इवनिंग। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो नोट्स है ना वो हमें रिवाइज नहीं करने हर बार। आप क्या करते हो कि नोट्स रिवाइज करने बैठ जाते होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। नोट्स दो ही कंडीशन पे रिवाइज होंगे। एक तो जब हमारा एग्जाम आ गया है, बिल्कुल एक दो दिन में एग्जाम ही है ना, मेजर टेस्ट हो गया, स्कूल का एग्जाम हो गया, या इवन चैप्टर टेस्ट भी हो गया, तो आपको लास्ट के एक दो दिन नोट्स रिवाइज करने हैं, है ना। या फिर आप कोई टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, है ना, जैसे 30 क्वेश्चन सॉल्व किए और उसमें से 20 नहीं आए, है ना, 5-10 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए ऑनेस्टली। तो उस केस में फिर एक बार नोट्स रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। एक बार कॉन्सेप्ट फिर से देखना पड़ेगा, है ना, या तो वीडियो वगैरह देख लो, रिकॉर्डिंग वगैरह देख लो, या फिर नोट्स रिवाइज कर लो, लेकिन तभी आपको रिवाइज करने हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो फिजिक्स की हमारी जितनी भी प्रैक्टिस है, जितनी भी आपकी पढ़ाई है फिजिक्स से रिलेटेड, वो आप केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू ही करोगे। अब तुम्हारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि सर क्वेश्चन कम पड़ गए हैं, हमने सारे खत्म कर दिए जितने भी थे हमारे पास, तो मेरे को बताओ, मैं तुम्हें और लाके दूंगा। ठीक है, अदरवाइज आपके पास इनफ सोर्सेज हैं जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी टॉपिक्स आने वाले मेजर टेस्ट में उसके लिए। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप रोजाना थोड़ा टाइम मेजर टेस्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस में दो। मैं बोल रहा हूँ आधा घंटा ही दे दो भले, हाफ एन आवर वुड बी इनफ इफ यू आर डूइंग इट रेगुलरली, है ना। लेकिन एक टाइम टेबल बनाओ, उसमें ये आधा घंटा है ना किसी तरह से एडजस्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 11th भी और 12th भी दोनों आ जाएगी उसमें। एक टाइम टेबल बनाओ, उसमें शेड्यूल कर लो। 11th से रिलेटेड अगर कुछ चाहिए, जो बच्चे नए आए हैं अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है क्लास को, उनको बता दूं मैं कि आप मुझसे मांग सकते हो। आप चाहे तो मुझे क्लास में पूछ लेना, अभी भी पूछ सकते हो अगर अभी चाहिए तो, और नहीं तो मुझे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, है ना। एंड आई विल प्रोवाइड यू एनीथिंग दैट यू रिक्वायर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 11th क्लास, ठीक है, मेजर टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हाँ तमन बोलो। सर जो आपने अभी टॉपिक बताए बस वही आएंगे कि जितना पीछे हो चुका है वो भी आएगा? किसक में, 11th में या 12th में? नहीं सर, 11th में। 11th में तो हम टॉपिक वाइज ही ले रहे हैं ना बच्चा, याद करो उसके पहले भी जो आपने लिए थे, ग्रेविटेशन, यस इलास्टिसिटी, सर। विस्कोसिटी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, है ना। तो उसके अलावा आया था क्या कुछ, फ्रिक्शन वगैरह से क्वेश्चन आए थे क्या मेजर टेस्ट में इसके पहले वाले? नो सर। हाँ, तो फिर वो जो टॉपिक बताए ना वही आते हैं केवल। ठीक है, 4 टॉपिक ओके। है। हीट ट्रांसफर, एसएचएम, वेव, साउंड वेव्स। वैसे तो 3 ही टॉपिक है ना, वेव तो एक कंबाइंड आप ले सकते हो, बट ठीक है, एक्सक्लूसिवली पढ़ाया जाता है उसको, तो 4 बोल रहा हूँ मैं। तो आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना अच्छे से, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। एटलीस्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लेना इन टॉपिक्स के। ठीक है, और लेक्चर वगैरह आप तुम देख सकते हो यार, तुमको मैंने रिसोर्स तो बता ही दिया है। किसी भी टीचर के देख लो, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो अगर मुझे ज्यादा बच्चों ने बोला तो मैं एक क्लास लगा भी दूंगा तुम्हारी किसी टॉपिक में, अगर ज्यादा ही दिक्कत आ रही है ना। अदरवाइज आप अवंती लाइव करके है, आपको बताया रखा है मैंने, है ना, उसमें आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज क्लास लेक्चर्स। ठीक है, तो आप मेरे या फिर किसी और के भी टीचर के जो भी आपको मिलते हैं आप वो देख सकते हो। आपको कहीं और से पढ़ना है, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो। मेरा जो पर्पज है आपको बताने का वो ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट और लेक्चर आप कहीं से भी देखो, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग जरूरी है, अदरवाइज वो टॉपिक नहीं आएगा। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई, किसी को और किसी किसी भी प्रकार की समस्या है, कुछ डिस्कस करना है, या क्लास को स्टार्ट करें? हाँ तमन। सर आप बोल रहे हो ना कि हाफ एन आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सर आधे घंटे में कुछ नहीं होता है। बेटा 4-5 क्वेश्चन भी करोगे ना आधे घंटे में, एक नहीं टॉपिक के, सर। वो भी इनफ है। ये आधा घंटा मिनिमम बोला है मैंने, इसको मैक्सिमम मत समझो। मैक्सिमम आप 2 घंटा दो मेजर टेस्ट को, मैं तो खुश ही रहूंगा, है ना। मेरे को तो खुशी होगी आप रोजाना 2 घंटे मेजर टेस्ट के टॉपिक्स की प्रिपरेशन करोगे तो। मैं तो बोल रहा हूँ मिनिमम इतना रखना है। मिनिमम समझते हो ना? यस सर। अभी थ्रेशोल्ड वगैरह पढ़ने वाले हैं हम, तो थ्रेशोल्ड का मतलब यही होता है कि भाई इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। थ्रेशोल्ड यानी मिनिमम या मैक्सिमम, एक्सट्रीम की बात होती है। ठीक है, तो कम से कम आपको आधा घंटा तो रोजाना देना है ना। और ये चीज मैं सजेशन में नहीं बता रहा हूँ, ये करना है। दिस इज समथिंग विच आई एम टेलिंग यू टू डू। ठीक है, अगर मैं किसी से बात करता हूँ, किसी बच्चे से, किसी से पूछता हूँ, तो ये हो जाना चाहिए।
until unless आप चाहते हो, नहीं चाहते सिलेक्शन, देन आई कैन नॉट हेल्प। ठीक है, तो फिर आप अपने खुद के अपने पाथ पे चलो बिंदास। फिर मेरे को भी आपसे कुछ खास ऐसा ज्यादा मतलब तो होगा नहीं अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नीट निकालना ही है इस बार, ये कुछ अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करना ही है, तो फिर ये चीजें आप फॉलो करोगे तो ही हो पाएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है और? नो सर। नहीं? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं, हमारी एक क्लास मिस भी हो गई थी। ठीक है, गुड इवनिंग गिरिजा। सो लेट्स बिगिन द क्लास। ठीक है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन बच्चों, लेट मी नो कि आपको विजिबल है या नहीं। दिख रहा है क्या स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कूल कूल कूल, बढ़िया। तो एक बार है ना, पहले तो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई क्या पढ़ा था। मॉडर्न फिजिक्स हमने स्टार्ट कर दी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ रहे थे। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे। वर्क एंड फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा आज का टॉपिक है, ये करना बाकी है। ठीक है, और इसके अलावा आज हम आपका फोटो करंट भी आपको पढ़ाने का ट्राई करेंगे, सिंस हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं बाकी दूसरे बैचेस से, क्योंकि हमारी क्लास मिस हो गई थी छुट्टी के चक्कर में। तो ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक आप दोनों का आज कंप्लीट होने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो भाई, डिस्कस कर चुके हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें और टाइम्स हम ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ काफी क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने बच्चों बात करी थी, मैं आपको थोड़ा बहुत एक ग्लांस में बता रहा हूँ, जो मैं पूछूंगा ना उसका जवाब जरूर देना बीच में। ठीक है, Yes, sir. तो हमने हिस्ट्री पढ़ी भाई मॉडर्न फिजिक्स की, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे न्यूटन आए सबसे पहले, और उन्होंने हमें बताना चालू किया कि जो लाइट है बच्चों वो पार्टिकल है ना, जिसको कि क्या बोलते हैं हम? कॉर्पसल्स, है ना, कॉर्पसल्स बोल देते थे उसको, वो कॉर्पस्कल या कॉर्पसल्स जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, लेकिन ये गलत प्रूव हो गया जब हमारा ही कौन से हाइजेंस भैया, हाइजेंस ने हमें बताया कि लाइट जो है वो क्या है, वेव है। Mechanical wave. लेकिन उन्होंने एक Mechanical. गलती कर दी कि उन्होंने बोला मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव है यानी उसको मीडियम चाहिए क्या करने के लिए, एक जगह से दूसरी Propagate जगह करने के लिए. प्रोपगेट करने के लिए, है ना, ट्रांसपोर्ट होने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, जो कि गलत बात थी, है ना। लेकिन स्टिल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बता दी हमें कि भाई लाइट जो है पार्टिकल नहीं है, वेव है ना। वेव की तरह देखने लगे लोग, YDSC एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद यंग्स ने किया, है ना, डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा, पोलराइजेशन पढ़ा, ये सब एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूव हो गया कि लाइट जो है भैया वो वेव है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई लाइट पार्टिकल है तो आप गलत हो, ऐसा बोलने लग गए थे लोग बोलने लग गए थे ये सब चीजें। लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद आइंस्टीन आए, और उनसे पहले भी काफी लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया, Maxwell. है ना। मैक्सवेल आए सबसे पहले। तो देखो वेव की आगे की बात कर रहे हैं हम, अगर हम हाँ वेव में कंटिन्यू करते हैं तो फिर मैक्सवेल की बात भी कर सकते हैं कि मैक्सवेल आए और उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या बोला उन्होंने? Light electromagnetic wave. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इससे बहुत सारी चीजें मतलब एक्सप्लोर करने में मदद मिल गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे ही हमें पता चला क्या होती है और लाइट है एक, तो बहुत चीजें हमें पता चली और बहुत सारी चीजों के रीजंस हमें मिलने लगे, जैसे खासकर पोलराइजेशन, है ना। तो इन सब चीजों के हमें एक्सप्लेनेशन मिलने लगे। लेकिन फिर उसके बाद 1901 या उसके अराउंड आइंस्टीन आए, 5. है ना। 1901 के अराउंड इन्होंने स्टार्ट किया, और 1905 में 1905 इनको Award मिला। 1905 में इनको क्या मिल गया? अवार्ड मिल गया। ठीक है, इन्होंने ऑब्वियसली पहले स्टार्ट किया होगा ना, अवार्ड मिला उससे पहले ही स्टार्ट किया होगा इस पे काम, तो है ना। तो ऐसा नहीं आइंस्टीन ने अकेले ने डिस्कवर किया, ये ऐसा नहीं है, काफी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन एक होता है ना क्रेडिट मिलने वाली बात के, किसने ढंग से प्रॉपरली थ्योरी बना के, एक्सपेरिमेंट्स करके, फॉर्मूला बना के और प्रेजेंट किया। ठीक है, तो आइंस्टीन को उसका होल सोल क्रिएटर माना जाता है। किसका? Photoelectric Photoelectric effect effect. का. Photoelectric effect.
है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमने पढ़ा तो हम फिर परेशान ही हो गए बिल्कुल, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने तो भाई ये बता दिया कि यार एक पार्टिकल है लाइट, फोटोन, फोटोन से मिलके बनी हुई है ना। यस सर। फोटोन से मिलके बनी हुई है, जो कि किस तरह से प्रूव हुआ उनके भाई जो इलेक्ट्रॉन्स थे सरफेस पे आपके, मेटल लिया जैसे जनरली हमने, तो ये फोटोन्स आए, टकराए इलेक्ट्रॉन पे, एनर्जी करी इनको इलेक्ट्रॉन्स पे ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके बाहर की तरफ निकाल दिया, इजेक्ट कर दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, जिसको कि हमने इस प्रोसेस को क्या बोलने लगे थे, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलने लगे थे। Yes, sir. Yes, sir. यस तो इससे सर। प्रूव हो गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल है भाई, वेव तो है नहीं, लाइट पार्टिकल ही लग रही है हमें, तो ऐसा बोलने लगे लोग। तो अब पार्टिकल है, वेव है, कंफ्यूज हो गए लोग। तो लोगों ने बोला कि भाई ड्यूअल नेचर पोजेस करती है लाइट, है ना, और लाइट सिचुएशन के हिसाब से दोनों है, या फिर अगर मैक्सवेल की बात माने या फिर आइंस्टीन की बात माने तो उन्होंने ऐसे भी एक्सप्लेन किया कि भाई लाइट जो है वो पार्टिकल है, फोटोन है, जो कि वेव नेचर शो करता है। मतलब फोटोन एक पार्टिकल है, फोटोन से मिलके बनी हुई है लाइट, ऐसा माना सब लोगों ने, मान लिया ना कि एनर्जी पैकेट से, मान लिया। लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया फोटोन का, कि भाई ये एक एनर्जी पैकेट है और ये एक पार्टिकल है जो कि वेव नेचर शो करता है, पार्टिकल है जो कि वेव नेचर शो करता है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे बेसिकली सारे फिनोमेनास को इस थ्योरी के साथ में, है ना। लेकिन हमारा काम वो अभी समझना है नहीं, हमारा काम है समझना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोन के बारे में हमने बात करी कुछ, जैसे कि रेस्ट मास कितना होता है फोटोन का? Zero. जीरो। जीरो। जीरो होता है। और क्या पढ़ा था हमने फोटोन के बारे में, एनर्जी कितनी होती है, एच अपॉन एम। है ना। एच न्यू भी बोलते हैं क्या इसको, एच न्यू। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसके बाद हमने मोमेंटम निकालना सीखा था, इसका कितना होता है, एच अपॉन लैम्डा, H upon lambda. लैम्डा। है ना। वेवलेंथ होती है लैम्डा, तो पता ही है सब तुम लोगों को, Yes, है ना। sir. यस एच सर। क्या होता है, एच क्या होता है, Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। Yes, sir. और ये एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम लैम्डा के टर्म्स में लिखना भी सीख गए थे क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट sir. में अगर एनर्जी दी हुई है, यस सर। 1240 अपॉन लैम्डा। लैम्डा। नैनोमीटर। नैनोमीटर में, है ना। अगर नैनोमीटर में दे रखा है तो ऐसे लिखेंगे, जूल में दे रखा है तो आप पूरा निकाल ही सकते हो, फिर तो आपको पता ही तरीका, एच सी अपॉन लैम्डा, सारी वैल्यूज डाल दो, एच की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ डाल दो, है ना। लैम्डा को मीटर में ले लेना फिर उसके बाद, है ना। वैसे लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है, लैम्डा जो होता है वो आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है इनिशियली, जब आप फॉर्मूला लिखोगे केवल तो, ठीक है। लेकिन हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम जनरली जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के लेवल पे जाके कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के लेवल पे बहुत ही कम वो होती है डायमेंशन, है ना। तो ये तो एमस्ट्रॉन्ग में ले लो या फिर नैनोमीटर में ले लो, मीटर में जनरली नहीं लेते हैं। क्या आपको रीजन समझ में आ रहा है मीटर में नहीं लेने का? यस। इलेक्ट्रॉन की जो डायमेंशंस होती है ना, है ना, जैसे वेवलेंथ की भी हम बात करेंगे तो खुद इलेक्ट्रॉन की खुद की ही डायमेंशन क्या होती है, बहुत कम होती है, Yes. पता है ना ये बात। तो इलेक्ट्रॉन Yes, इतना sir. बड़ा है ही नहीं ना बेटा, इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा जब खुद ही नहीं है वो, तो उसकी वेवलेंथ की अगर बात करोगे तुम और उसको मीटर में लेने लगोगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा काम, है ना। तो आप प्रेफर करते हो कि आप नैनोमीटर में ले लो या फिर एंगस्ट्रॉम में ले लो। चलो जो भी आएगा क्वेश्चन में टैकल कर ही लेंगे, वो तो अभी तो सब पता है हम लोगों को, है ना। एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है भाई, 10⁻⁻11 11. 10. क्या हो गया तमन? 10. अरे एक तो आंसर किया करो, आंसर करते हो नहीं, एक जना आंसर करता है वो भी गलत बता देता है। 10⁻⁻10, फिर बाद में 10 बोलता था। 10⁻⁻ बोला ना बेटा। हाँ जी सर। हाँ, तो 10⁻10 -10 मीटर हो जाता है एमस्ट्रॉन्ग, और नैनोमीटर क्या हो जाता है, -9. 10 का -9. -9 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कन्वर्जन हमें आते हैं, तो हम ऐसे डरते तो है नहीं किसी से अब, है ना, क्वेश्चन से डरते तो है नहीं। उसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ लिया था भाई, हमने पढ़ा था कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आप करवा रहे हो,
इसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि स्टेप्स क्या क्या हैं। एक तो आप हीट का सहारा ले लो, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने का तरीके जो है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि एक तो आप थर्मोनिक एमिशन करा दो, थर्मियोनिक एमिशन करा दो, जिसमें कि आप मेटल को हीट ही कर दो, इतना इतना हीट कर दो कि एनर्जी मिल जाए इलेक्ट्रॉन को खुद ही, और वो खुद ही निकल जाए ना। सरफेस को हीट कर दो आप, तो अपने आप ही निकल जाएगा। इसको क्या बोलते थे, इस इलेक्ट्रॉन को? थर्मियन, थर्मियन है ना, बाहर जो निकल रहे हैं उनको बोल रहे थे थर्मियंस। उसके अलावा हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, बीच में रख दो आपका मेटल। तो एक टाइम आएगा जब जो भी डाइलेक्ट्रिक है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और अपने आप ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बन के बाहर निकल जाएगा, ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से। इसके अलावा हमने एक और डिस्कस किया था जो कि हम इलेक्ट्रिक पढ़ भी रहे, रेडिएशंस की हेल्प से, लाइट की हेल्प से, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है ना। भाई हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के तरीके पढ़े ना, ये यस फोटो सर बनाने के तरीके, ठीक है। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे हो गया, तो थर्मियंस बन के निकल सकता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में निकल सकता है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक तरीका है जो कि हम पढ़ भी रहे हैं अभी, है ना। ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी बेटा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने बोला था कि अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है, अगर आपकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे आप रेडिएशन की, तो इससे आपकी एनर्जी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे नंबर ऑफ फोटोन्स जरूर आपके बढ़ जाएंगे, है ना। यस सर, फोटोन्स जो निकल रहे हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन एनर्जी कांस्टेंट बढ़ती वो सेम होती है। अनचेंज रहती है, यस सर एनर्जी चेंज नहीं होती है। एनर्जी जो है फोटोन की वो वैसी ही रहेगी, क्योंकि एनर्जी डिपेंड किस पे करती है बच्चों? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे, ओके, है ना, ना कि इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी। यहां तक सब क्लियर है क्या? यहां तक पूरा यस जो सिनेरियो है वो यस सर पक्की बात? यस सर, ठीक है, तो आगे बढ़ा जा सकता है ना लाइफ में। यस सर कूल। आगे हमने वर्क फंक्शन पढ़ा था, जिसको हम पढ़ते पढ़ते रह गए थे क्योंकि टाइम हो गया था क्लास का, तो अब आगे कंटिन्यू यहाँ से करते हैं। तो बेटा वर्क फंक्शन की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक मेटल सरफेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रिलेटिवली लूजली बाउंड है, क्योंकि एक तरफ से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना, एक तरफ से एक्सपोज्ड है ना ये, बाकी के बीच वाले इलेक्ट्रॉन से लैटिस में उनको चारों तरफ से खींचा जा रहा है, उनको चारों तरफ से भाई अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके ऊपर लगे हुए हैं, और बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा है उनकी, है ना, तो ओवरकम करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है उनके साथ इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि रिलेटिवली वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? तुमने रेडिएशन इंसिडेंट करी सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, है ना, आसान भाषा में अगर हम समझे तो, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यही हो रहा था अभी तक। यस सर यस सर, Yes, sir. लेकिन इतना आसान थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तुम एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हो, रेडिएशन से इंसिडेंट कर रहे हो, तो कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि तुमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, मस्त इलेक्ट्रॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ली और बाहर निकल गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ऐसा तो हो नहीं सकता है। अरे हो सकता है क्या ऐसा? नो सर, नहीं सर. मेटल का भी तो कुछ ना कुछ रोल है ना इसमें। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे थोड़ी जाने देगा वो तुम्हें, जाने देगा क्या? ऐसे नहीं जाने देगा, है ना। इसको ऐसे समझो कि तुम घर में बैठे हुए हो, तुम्हारा बाहर जाने का मन तो कर रहा है, लेकिन आपके घर पे परमिशन नहीं मिल रही है ना, मम्मी पापा ने मना कर दिया। तो मम्मी पापा जो मना कर रहे हैं उस चीज को ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम बाहर जाना चाहते हैं, हमने पढ़ाई कर ली है ना, और बाहर जाके हम जीवन में पास्ता खाना चाहते हैं, इतना तो करने दो, है ना। तो बाहर जाने के लिए या पास्ता खाने के लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा, और वो कन्विंस जो आप कर रहे हो वो बेसिकली आप वर्क फंक्शन से ओवरकम कर रहे हो। अब वर्क फंक्शन क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई मिनिमम एनर्जी है
जो कि घर वालों को देनी पड़ेगी। मिनिमम एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कौन है? तुम क्या हो? इलेक्ट्रॉन। तुम्हें एस्केप होना है मेटल से, है ना, यानी घर से एस्केप होना है, अपने बाहर जाना है तुम्हें, है ना। तो अगर बाहर जाना है तो मम्मी पापा को कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी का मतलब कुछ तो रीजन देना पड़ेगा। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, जिससे कि आपके मम्मी पापा कन्विंस हो जाए, उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अभी मेटल का वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन होता ही मेटल का है। क्यों? क्योंकि मेटल पे डिपेंड करेगा ना कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखना चाह रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. हो सकता है कि सिद्रा के घर पे थोड़ा अलाउड हो कि भाई हाँ ठीक है, सिद्रा को आराम से जाने दिया जाए, सिद्रा एक बार बोले और जाने दिया जाए, है ना। और अगर मोनिका पूछ रही है तो मोनिका को बोला जा रहा है कि नहीं, पहले जाओ, जाके तुम ये काम करो, ना। 2-3 काम और दे दिए उसको। वो तो पास्ता खाने की सोच रही थी, अब उसकी भूख ही खत्म हो गई है, 2-3 काम और करने पड़ गए क्योंकि, है ना। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो गई दोनों के है ना। तो ऐसे ही मेटल टू मेटल डिपेंड करेगा कि कितना वर्क फंक्शन है और कितना ज्यादा एनर्जी चाहिए ओवरकम करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए मेटल से, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन to escape from the metal is called work function of the metal. Now obviously it will depend on the nature of the metal, ठीक है, मेटल पे डिपेंड करेगी। वर्क फंक्शन इज जनरली डिनोटेड बाय फाई नॉट। फाई नॉट से डिनोट करते हैं इसको, फाई या फाई नॉट, इसको आप लिख लेना कहीं पे ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट होता है, ठीक है। सिंस एनर्जी है ना, ये भी एक मिनिमम एनर्जी है, कम से कम इतनी तो लगेगी, है ना, वो है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये आपको आता ही है 10⁻⁻19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना ही तो होता है, 1.6 × 10⁻19 कॉलम्स। Yes, sir. तो इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब जो वर्क फंक्शन है बच्चों, वो डिपेंड करेगा केवल और केवल किस पे? मेटल। मेटल एंड द नेचर ऑफ इट्स सरफेस। सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, सरफेस कैसा है, क्योंकि इजेक्ट आउट होना है ना बाहर, सरफेस से ही तो होगा वो, है ना। तो 2 चीजों पर डिपेंड कर जाएगा, मेटल पे और उसकी सरफेस पे। ये चीज आप नोट कर सकते हैं चाहे तो कि मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, वर्क फंक्शन हमें ये बताता है। आई होप समझ में आया होगा ये सिनेरियो। यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहे हो बेटा? इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन हो रहा है या मेटल का वर्क फंक्शन हो रहा है? वर्क फंक्शन जो है बेटा, वो आपका डिफाइन ही इस चीज का है कि वो मेटल का वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन है ही मेटल का। क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है? रिश्वत है एक तरह से। रिश्वत समझते हो? ब्राइबरी। किसी को हम देते हैं ना कुछ, जैसे कि भाई, जैसे छोटे बहन भाई को देते हैं कि हमारी ये बात मत बताना मम्मी को, है ना, तो उनको आइसक्रीम खिला देते हो तुम अपने छोटे बहन भाई को। तो वर्क फंक्शन वो है कि मेटल को आप कितनी ब्राइब दे रहे हो, मेटल को आप कितना मतलब एक तरह से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई इतनी एनर्जी मेटल तू ले ले और अब हमें निकलने दे। बात समझ में आई? तो अगर आपने वो एनर्जी नहीं दी मेटल को, उससे कम एनर्जी रेडिएशन ने इलेक्ट्रॉन को दी, तो बाहर ही नहीं निकल पाएगा इलेक्ट्रॉन। यानी मिनिमम एनर्जी इतनी तो चाहिए ही सही। क्या ये बात समझ में आई? यस Yes, sir. तो वर्क फंक्शन होता है मेटल का, और वो डिपेंड भी उसी पे करेगा, यानी अलग अलग मेटल के अलग अलग वर्क फंक्शन होंगे। बताऊंगा भी सही। लिख लिया कि भैया आगे चलें क्या? Yes, sir. सर। एक नोट लिखो। अब तुमको ये तो समझ में आ गया कि वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी चाहिए भाई बाहर निकलने के लिए, लेकिन इवन इफ वी सप्लाई एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी ग्रेटर देन 5, यानी कि वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दी थी तुमने, यानी कि तुमने मम्मी पापा को दे दिया, रीजन दे दिया, है ना, तो भी क्या जरूरी गारंटी है क्या कि जाने देंगे आप लोगों को? क्या लगता है? नो सर। अरे भाई तुम जा रहे हो रात को 10 बजे, है ना, बहुत लेट हो गया है, और तुम्हें पास्ता खाने का मन भी कर रहा है, तुम्हारे जो फ्रेंड है, तुम्हारी जो फ्रेंड है बाहर खड़ी हुई है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है तुम्हारा जाने का, लेकिन मम्मी पापा को ये भी पता है लेट हो गया है, तो जनरली मना करते हैं, है ना।
तो तुमने तो अपनी रीजन दे दिया है कि भाई मैंने सुबह से रात तक पढ़ाई करी है, देखो ठीक है, मेरे को आधा घंटा तो जाने देना चाहिए आपको बाहर। ऐसे आप इमोशनली उनको समझाने का ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं मान रहे। तो भाई तुमने दे दी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन तो फिर भी नहीं निकल पा रहा बाहर, है ना। सो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्टेड आउट ऑफ द मेटल। ठीक है, क्योंकि ये तो मिनिमम है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऐसा थोड़ी है कि इससे ज्यादा दोगे तो 100% हो ही जाएगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन मे कम आउट, है ना, मे और मे नॉट कम आउट। मे वर्ड पे फोकस करना है कि भाई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है बच्चों, ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? जब आपने दे दिया है, जब आपने दे दिया है 5 से ज्यादा, गिरिजा भी पूछ रही सर वाई सर। हाँ मेरा भी यही सवाल है, वाई। मिनिमम इसलिए क्योंकि क्या मोनिका? सर वो मिनिमम एनर्जी है ना, तो इसलिए मतलब। पर मिनिमम एनर्जी से ज्यादा दे रहे हैं ना बेटा, हम तो 5 से ज्यादा दे रहे हैं एनर्जी। सर यहाँ बाहर पे ये निकल भी बताया कि स्पेसिफिक एनर्जी देंगे तभी ये इजेक्ट आउट होगा, तो क्यों? इसलिए सर इसमें जैसे हम आपने बताया ना ये वर्क फंक्शन का, तो आपने बताया कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, आपने ऐसा नहीं बोला कि ये एक स्पेसिफिक एनर्जी है ना, जब ये वाली एनर्जी देंगे तभी वो मतलब निकल जाएगा। अगर ऐसी कोई एनर्जी होती तब तो मतलब हमेशा निकल जाता, लेकिन इसका मतलब हमको पता नहीं कि कितनी देनी है। वो तो आपकी बात एकदम सही है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है ये क्यों का। वाई जो क्वेश्चन है ना, वाई ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, ये तो पक्की बात है। ये तो आपने सही बोला एकदम कि सर जितनी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिक्वायर्ड है, जब तक उतनी नहीं दोगे तो बाहर कैसे निकलेगा। लेकिन वो रिक्वायर्ड उतनी ही क्यों है? जब तुमने मेटल को सेटिस्फाई कर दिया, मेटल को तो तुमको जितनी एनर्जी चाहिए थी बाइंडिंग एनर्जी ओवरकम करने के लिए, अरे मेटल जितना अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहा था, है ना, उसको ओवरकम करने के लिए तो तुमने दे दी ना बेटा एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. है ना, भाई मेटल ने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूंगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए मुझे कम से कम, तभी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने दूंगा मैं, वरना इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा बाहर, यहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो तुमने बोला ठीक है तुम 2 की जगह 3 ले लो। क्या बोला हमने कि तुम 2 की जगह 3 ले लो, है ना। यस सर। तो अब तुम लोग बताओ मुझे कि 3 दे रहा हूं जब मैं, तो निकलना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन बाहर। Yes, sir. एक डिलेमा समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ बोलो शिवा। यस सर। सर सर इसका आंसर ये हो सकता है कि ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सर हमें 1 जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक है सर। लेकिन अगर हम उससे ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं ना सर, तो वो एक इलेक्ट्रॉन से फ्री हो सकता है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन से उस एनर्जी से इफेक्ट होता है। तो इससे सर मेटल में पॉजिटिव चार्ज जो है वो इससे ज्यादा बढ़ेगा, तो सर वो 2 इलेक्ट्रॉन को फिर से अट्रैक्ट करेगा ज्यादा फोर्स से। सर ये रीजन हो सकता है शायद। ओके, काफी आगे निकल गए हो आप, पर हाँ बढ़िया। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो आपने खुद ने बोला है, ठीक है। पर हाँ, अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। देखो समझो, सही बोल रहा है शिवा एकदम। एक इसको अगर हम समझें बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके, सबसे पहले तो हम कैसे समझेंगे इसको, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको तुमने एनर्जी दे दी, तुमको क्या लग रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन ही है बस वहां पे, उस मेटल में एक ही इलेक्ट्रॉन नो सर। है ना। आसपास भी इलेक्ट्रॉन है भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस सर। जाने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने एनर्जी जो दे दी है वो एक ही के पास रहने वाली है ना। तो जो रीजन है वो ये है बच्चों कि जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है सराउंडिंग में, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स में डिसिपेट हो जा रही है। और अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दी 3 वोल्ट की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और जब 2 ही चाहिए थी, लेकिन अगर उसने 3 में से आधी तो कहीं और ही बांट दी, तो उसके पास बची तो 1.5 ही। डिसिपेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, ट्रांसफर हो जाती है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी। क्योंकि जो एनर्जी है वो ऐसा थोड़ी इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखेगा केवल, है ना, वो तो दूसरे हाँ। अच्छा इसको समझते हैं कैसे ट्रांसफर हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, यस सर।
अरे काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ना इलेक्ट्रॉन को, जब एनर्जी मिली है तो तुम्हें एनर्जी Yes, मिली sir. तुम्हारे दोस्त के फोन से, तुम्हारे दोस्त ने फोन किया कि जल्दी से बाहर आ जाओ, पास्ता टाइम है ये, है ना, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ गई कि अरे पास्ता तो खा के रहूंगा आज, कुछ भी हो जाए। तो ये जो एनर्जी है ये तुम्हें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ना, अपने कमरे से जल्दी से बाहर निकल गए तुम, है ना, Yes, sir. टेबल चेयर टूट गए, तुम्हें एनर्जी मिल गई। सबके लिए अपना अपना होता है भाई, ऐसा नहीं पास्ता से ही निकलोगे तुम, किसी और चीज से, जिससे भी तुम निकलते हो। तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी की वजह से तुम्हारा मूवमेंट बढ़ेगा। अब तुम्हारा मूवमेंट बढ़ेगा तो तुम आसपास किसी से टकरा भी तो सकते हो। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन भी कोलिजन कर सकता है ना आसपास, आसपास वाले Yes, इलेक्ट्रॉन, sir. है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर टकरा गया, फिर ये इधर टकरा गया, ये इधर टकरा गया। तो कोलिजन्स की वजह से जो एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, वेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा तो यूज नहीं आ रहा ना। हमारे यूज कब आता, जब कोलिजन नहीं होते और इलेक्ट्रॉन जितनी मिली उतनी लेके निकल लेता बाहर, इजेक्ट हो जाता। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो कोलिजन्स की वजह से जो वेस्ट हो रही है एनर्जी, ठीक है, वो रीजन है कि आपके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देने के बाद भी आप बाहर नहीं जा पा रहे हो। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लिख देते हैं यहाँ पे, एज एनर्जी would get dissipated in surrounding electrons, है ना, collision due to collision, ठीक है। तो ये रीजन है भाई कि आपका अगर ज्यादा हुआ तो भी नहीं निकल पाएगा। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. देखो ध्यान से, Yes, sir. मैंने एक टेबल बनवा रखी है आपके लिए जिसमें कि आपने आपको दिख रहा होगा कि कैसे अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। जो हम डिस्कस कर रहे थे ना अभी कि वर्क फंक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है या मेटल का होता है। समझ में आया अब आपको? यस सर। वर्क फंक्शन ऑफ वेरियस मेटल्स की टेबल है ये। तो आप देख सकते हो कि सीजियम की जैसे यहाँ पे बड़ी कम वर्क फंक्शन होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, जबकि आपका प्लैटिनम का कितना जाएगा, 5.65, काफी ज्यादा, है ना। निकल का कितना है, 5.15। तो इससे पता चल रहा है कि भाई सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है या निकल से ज्यादा आसान है। सीजियम। Cesium. ईवीएम से अगर हम कंपेयर करें दोनों का आइडियल कंडीशंस में कि भाई कोलिजन नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं हो रहा, ना तो निकल के केस में हो रहा है ना सीजियम के केस में हो रहा है, तो फिर ज्यादा इजीली कहां से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, सीजियम से। कहां से निकल जाएगा? Cesium. Cesium से। से. वर्क फंक्शन कम ना, वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कम है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. ये टेबल एज सच याद करनी नहीं है, पर फिर भी एक बार इसको देख लोगे ना तो थोड़ा आइडिया रहेगा। ऐसा आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि पोटेशियम का वर्क फंक्शन बड़ा कम होता है, निकल का बड़ा ज्यादा होता है। कभी अगर क्वेश्चन में यूज आ गई ये इन्फॉर्मेशन तो आप इस्तेमाल कर पाओ, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम लोगों को एक सेकंड रुको, मेरे को है ना लास्ट टॉपिक, लास्ट क्लास में कुछ चीजें पढ़ानी थी, वो भी शायद रह गई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम लोगों की आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई है क्या? नहीं हुई है ना अभी? नो No, सर। sir. No, sir. ठीक है, तो इसमें एक काम करते हैं, आपको वो भी आज ही पढ़ाते हैं, अदरवाइज दिक्कत आएगी। स्क्रीन 2 मिनट के लिए जाएगी, 1 सेकंड वेट करना। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दो चीजें हम पढ़ेंगे और एक आइंस्टीन इक्वेशन हम पढ़ेंगे। जस्ट वेट फॉर 1 more second। ठीक है,
अभी बच्चों मुझे बताना कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर आ रहा है। हाँ, स्क्रीन विजिबल है क्या? No, sir. यस Yes, सर। Yes, sir. हाँ प्रखर बोलो। सर गलती से ऐसे हो ही गया। हो गया गलती से। यस सर। अच्छा, देखो भाई, अभी तक हमने वर्क फंक्शन समझा है। अब हम नेक्स्ट समझने वाले हैं कि भाई आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे सारे क्वेश्चन इस पे ही बनने वाले हैं। आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी उस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझेंगे अब, है ना? इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। तो अभी तक आपने ये समझा कि कुछ एनर्जी आएगी रेडिएशन से, और कुछ एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन के रूप में हमें इलेक्ट्रॉन को मिनिमम मतलब प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि वो अब आगे इजेक्ट हो सके, है ना? यानी कि एक तरह से आपको एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रेडिएशन से मिल जाएगी, उसमें से वाई आपको देनी पड़ेगी वर्क फंक्शन को, है ना? और जब आप वर्क फंक्शन को दे दोगे तो फिर जो बचेगी एनर्जी वो अगर सफिशिएंट हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. लेकिन हमने इसमें एक और चीज पढ़ ली बीच में कि ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डिसिपेट कर दे एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन कोलिजन की वजह से वेस्ट कर दे एनर्जी को जो मिली है उसको, है ना? ऐसा हो सकता है। यस सर। Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली आइंस्टीन भी नहीं बता पा रहे थे कि भाई कैसे पता करें इक्वेशन को। अगर मैं बोल दूं कि मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, अगर मैं बोल दूं कि मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन था, तो मतलब बाहर जो एनर्जी निकल रही है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, सेंस काइनेटिक एनर्जी होगी ना उसकी, अभी तो केवल ओनली काइनेटिक एनर्जी, यस सर। Yes, sir. वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकता हूं क्या मैं? Yes, sir. हर बात पे यस सर नहीं बोलना है। नो सर। नो सर, कोलिजन होगा। क्यों 2 क्यों नहीं बोल सकता हूँ? सर जब डिसिपेट इलेक्ट्रॉन भी तो सर होना है। बाहर आया होगा तो उससे कोई एनर्जी वेस्ट भी हो सकता है सर उसके अंदर। हाँ, कोलिजन की वजह से भी तो लॉस हो सकती है। हो सकता है तुम्हें 4 दी, 2 लग गई वर्क फंक्शन में एक्सीड करने में वर्क फंक्शन को, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने वेस्ट कर दी कोलिजन में। ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर। यस यस तो फिर सर। बाहर जो निकली उसका तो 1 ही बचा ना, उसका तो यस 1 ही सर। बचा। तो ये चीज समझ नहीं पा रहे थे हम, कोलिजन को कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे थे कि भाई कितनी चली जा रही है। तो फिर कैसे निकाला आइंस्टीन ने? आइंस्टीन ने बोला कि मैं बताऊंगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है। यानी कि वो पार्टिकल जो किसके कोलिजन नहीं हुए हैं, या फिर कोई भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन अगर निकल भी रहा है, तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, मैं वो बता सकता हूँ। ये आइंस्टीन ने बोला। तो इसको समझते हैं। किसी ने हाथ ऊपर किया था अभी बीच में, मैं क्वेश्चन ले नहीं पाया। गिरिजा आपने किया था क्या? यस सर। क्या बोल रहे थे बेटा? सर उस वक्त जो सेकंड वाला केस बताया जिसमें ज्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी देने के बाद भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, उसमें क्या सारे फोटॉन्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं क्या? सारे फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं बेटा? फोटोन्स एनर्जी लेके आ रहे हैं, इसको ऐसा समझो, है ना? इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर सफिशिएंट एनर्जी मिल गई जो कि उसको ओवरकम करने में भी हेल्प कर रही है, कौन से किस चीज को ओवरकम करने में? वो फोर्स जो आपका लग रहा है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी है बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन की मेटल के थ्रू, उससे अगर ज्यादा मिल गई तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फोटोन का जो भी रेडिएशन का जो भी एनर्जी है वो तो आपका आ रहा है, इंसिडेंट हो ही रहा है आपके मेटल पे। अब उसमें जो एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट हो जा रही है, आप ये पूछना चाह रहे हो ना कि सारी एब्जॉर्ब हो रही है क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन हम फिर भी इमिट नहीं हुआ ना सर? इलेक्ट्रॉन अगर एमिट नहीं हुआ तो यस सर, वो सेकंड वाला केस बताया था जिसमें मैक्सिमम मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से थोड़ा ज्यादा देने पर भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, जिसमें एनर्जी डिसिपेट हो गई। हाँ, तो उसमें सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई सर, या फिर और रेडिएट नहीं हो पाई? हाँ एब्जॉर्ब होगी उस केस में सारी, क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ ना एक भी, वैसे ऐसा होता नहीं है बेटा, ऐसा होता नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉन मतलब आपने एनर्जी दी है इतनी कि इलेक्ट्रॉन निकल पाए, तो डेफिनेटली वो इजेक्ट होते हैं, है ना? लेकिन अगर ऐसा हो गया है कि मान लो आइडियल कंडीशन में कि कोई भी नहीं निकल रहा, तो फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी सारी, नो डाउट अबाउट दैट।
ओके ठीक है। देखो बहुत चीजें होती है गिरिजा, अगर हम समझे ना इस चीज को, अगर बड़े लेवल पे जाके, तो जो फोटोन्स आ रहे हैं, जो रेडिएशन आ रही हैं, वो सारी एब्जॉर्ब ही थोड़ी ना होगी, कुछ तो रिफ्लेक्ट भी होती है। अरे रिफ्लेक्ट भी तो होगी थोड़ी। यस सर। रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, Yes, sir. एब्जॉर्प्शन, 3 चीजें पढ़ी थी ना हमने लाइट के केस में कि 3 चीजें होती है, पढ़ा था ना यस 3 सर चीजें। तो यस फिर सर। अगर हम यस सर बड़े लेवल पे जाके सोचें तो सब चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारे अभी अभी हमें समझना है ना, अगर इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो हमें समझना पड़ेगा इस चीज को कि जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो वही एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन तक आ पा रही है ना। जो भी हम एनर्जी ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, फोटोन की एनर्जी है, रेडिएशन की एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन पे वो आ पा रही है, इलेक्ट्रॉन को वो मतलब प्रोवाइड कर पा रही है एनर्जी। ठीक है, मतलब ट्रांसफर कर पा रही है। तो ये चीज ये कंसिडर करके चलना पड़ेगा हमें इसको समझने के लिए। हाँ, तो भाई हम क्या बात कर रहे थे कि भाई कैसे हम पता करें कि जो बाहर निकल रहा है उसमें कितनी एनर्जी है। तो भाई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक काम करते हैं, छोटी सी टेबल बना लेते हैं। ये समझाने का तरीका बड़ा कॉमन तरीका भी है ना इस चीज को। हमने क्या किया, आपको बोला कि भाई कुछ एनर्जी दे दी आपको, है ना, जो कि रेडिएशन की एनर्जी थी, और आपने बताया हमें कि आपने एक मेटल ले लिया है जिसका कुछ वर्क फंक्शन है। क्या है? जिसका कुछ वर्क फंक्शन है ना। तो हमने आपको बोला है कि चलो ठीक है, एनर्जी दे दी है रेडिएशन ने, और जब ये रेडिएशन की एनर्जी आप पे मेटल पे इंसिडेंट होगी तो कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा ऐसे ही उसका, जिसको ओवरकम करना पड़ेगा। और जब ओवरकम कर लेगा तो उसके बाद भी थोड़ी तो एनर्जी वेस्ट भी हो सकती है, किसमें? कोलिजन्स वगैरह में। यस सर। ठीक है, तो लेट्स से कि हम उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो जो बचेगी एनर्जी बच्चों, वो क्या हो जाएगी आपकी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। काइनेटिक एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है। बेसिकली मैक्सिमम नहीं बोलेंगे इसको, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं फिलहाल। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि मैंने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी तुम्हें, और तुम्हारा वर्क फंक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सही बात है, लेकिन तुमने 3 तो कोलिजन में ही वेस्ट कर दी। 3 किस में वेस्ट कर दी बच्चों? कोलिजन में। कोलिजन तो में बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जो इजेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यस सर। यस Yes, सर sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। एक और केस लेते हैं। अब हमने क्या किया, हमने सेम रेडिएशन की एनर्जी तो चेंज करी नहीं, इतनी रखी। वर्क फंक्शन चेंज होगा क्या अगर मेटल सेम है तो? नो सर। नो नो सर सर। वर्क फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अभी भी। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भाई इतना खतरनाक प्लेयर था कि कहीं नहीं भिड़ा, कहीं किसी से जाके कोलिजन नहीं किया और सीधे बाहर आ गया। तो कितनी हुई इसका काइनेटिक एनर्जी, कितनी आई इसकी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन। 6 electron. तो ये बच्चों आपकी होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एम आई राइट? यस सर। वरना Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी तो 3 भी थी, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर हमारा फॉर्मूला ये होता कि भाई जो टोटल एनर्जी है ना, जो टोटल एनर्जी है ना आपकी रेडिएशन की, वो आपकी है 5 + ke। क्या ये लिख सकता हूं क्या मैं? क्या ये लिख Yes, सकता हूँ क्या मैं? Yes, sir. अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि भाई जितनी एनर्जी रेडिएशन की है ना, वो मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि आप मैं वर्क फंक्शन को ऐड कर दूं काइनेटिक एनर्जी से उस इलेक्ट्रॉन की। तो मेरा ये फॉर्मूला जो है वो सही होगा या गलत? बेटा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ये बताओ। सर रिपीट कर नो दो। सर। अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है रेडिएशन की, जो मैं यूज कर रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और मैंने तुम्हें दे दिया कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रॉन की जो निकल रहा है वो है इतनी ke के बराबर, और वर्क फंक्शन 5 तो दे ही रखा है, वो तो मेटल की है प्रॉपर्टी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि काइनेटिक एनर्जी है कौन सी है, मैंने तुम्हें बस बताया कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो निकल रहा है उसकी। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम ये फॉर्मूला लिख सकते हो क्या कि सर 5 को ke में ऐड करके मैं आपको टोटल बता दूंगा? नो सर। नो सर। ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत फॉर्मूला है। रीजन क्या है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट केस को देखो। फर्स्ट केस में टोटल एनर्जी 8 थी क्या? Yes, sir. यस Yes, सर। Yes, sir. वर्क फंक्शन 2 था क्या? यस सर। Yes, यस sir. सर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 3।
3 sir. क्या 3 + 2 8 होता है क्या? No, sir. No sir. बात समझ में आई मेरी? तो हम Yes, ऐसे नहीं sir. बोल सकते। आप फॉर्मूला कभी भी ऐसे मत यूज कर देना कि टोटल एनर्जी जो रेडिएशन की है वो 5 + k ही है। ना 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 ना, टोटल एनर्जी इतनी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो आप बोल सकते हो। तब भी आप कैसे बोलोगे इसको? इस तरह से बोलोगे कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन है, अगर कोलिजन नहीं हुआ है तो। अगर आपका काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम आया है तो। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes तो sir. बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अब आप इससे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, जो कि आ भी गया है। क्या आया है भाई? फॉर्मूला लिख देते हैं इसको। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू E - 5। क्या ये फॉर्मूला सही है? Yes, sir. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो सर इतनी होगी Yes, ना, sir. टोटल एनर्जी Yes, sir. -5, है ना? टोटल एनर्जी -5, तो ये है आपकी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको आप लिख भी सकते हो चाहो तो। ठीक है, दिस इज योर आइंस्टीन्स इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, आप कंसिडर करके चल रहे हो ऑब्वियसली। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और भी तरीकों से निकाली जा सकती है। एनर्जी को आप लिख दो hc/λ। लिख सकता हूं क्या रेडिएशन की एनर्जी को मैं? ये Yes, sir. Yes, sir. Yes. है ना, एक फॉर्मूला मेरा ये बन जाएगा, एक फॉर्मूला मेरा ये बन जाएगा, एक फॉर्मूला मेरा फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी बना सकता हूं मैं, राइट? Yes, sir. HF HU minus. Yes, sir. है ना, HF -5 भी बन जाएगा। ठीक है, 2 फॉर्मूले बन जाएंगे मेरे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। ठीक है, हाँ भाई, समझ में आया यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. पक्की बात? Yes, sir. Yes sir. आगे चलें? Yes, Yes, sir. Yes sir. ठीक है, अब जैसे आपने समझा वर्क फंक्शन को, वैसे हम समझेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच मे कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि जो तुम्हारी रेडिएशन आ रही है उसकी कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए। अभी तो तुमने मेटल के बारे में बात कर लिया, तुमने बोला कि सर मेटल में कुछ तो फाई, उसका जो फाई है वो इतना होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को निकलने दे। अरे यही बोला ना तुमने कि सर फाई इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल पाए, है ना? तो तुमने Yes, फाई पे sir. कमेंट कर दिया, यानी मेटल पे कमेंट कर दिया। फिर तुमने इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पे भी कमेंट कर दिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही दे दिया तुमने तो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, है ना? तो तुमने इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन तुमने इंसिडेंट रेडिएशन की बात नहीं करी इतनी। क्या इंसिडेंट रेडिएशन का भी इंपॉर्टेंस है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? Yes, होना ही sir. चाहिए, होना ही चाहिए। Yes. तो इंसिडेंट रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन भाई क्या क्या चीजें हो सकती है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, यही सब चीजें हो सकती है ना रेडिएशन में। तो हम फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो हम नोटिस किया हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि भाई 2 अलग अलग लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, सेम मेटल पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कराने में डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म कर रही थी। यानी कि एक केस में तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाए, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं पाया, और एक केस में हो गया। जैसे कि वॉयलेट लाइट दिख रही है आपको एग्जांपल में, वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बच्चों Yes, sir. एज कंपेयर Yes, टू sir. रेड लाइट, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes. Yes Yes, sir. sir. विब ग्योर ऐसे चलते हैं ना, वेवलेंथ के ऑर्डर में चलते हैं, वी से आर की तरफ जाते हैं, वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो वेवलेंथ के तो अपोजिट होती है ना फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के Yes. Yes sir. अपोजिट होती है ना। तो मोर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर हुई रेडिएशन की, मोर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी हुई रेडिएशन की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है वो, क्योंकि तुमने एनर्जी ही ज्यादा दे दी ना, तो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा। सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, if that is more than threshold frequency, then the electron emission could take place, है ना? हाँ मोनिका, सर एक बार दोबारा रिपीट करोगे? कौन सी चीज? सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मेरी क्लास लीव हो गई थी गलती।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा वो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आपने इंसिडेंट करी मेटल पे, है ना, कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट करी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एनर्जी भी कम होती है, रेडिएशन की डिपेंड करती है ना फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी, यस सर। Yes, एनर्जी sir. भी कम होगी, एनर्जी ही कम होगी तो तुम्हारा कैसे निकल जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन? एनर्जी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वही तो करा रही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये ऑब्वियसली सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन वॉयलेट लाइट और रेड लाइट को कंपेयर करके हमने आपको बताया कि जनरली जैसे कि कोई मेटल ऐसा ले लें हम जिसमें कि थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वॉयलेट लाइट फिर भी करा सकती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लेकिन रेड नहीं करा पा रही है क्योंकि रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है। किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसा भी केस हो सकता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी वो फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि वर्क फंक्शन बिल्कुल ही नहीं है, मान लो 0.001 है, तो वर्क फंक्शन अगर इतना कम हुआ, मान लो, ऐसे तो होगा नहीं पर अगर मान लो हो इतना कम हुआ, तो थोड़ी सी एनर्जी में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है क्या? चांसेस है क्या? यस सर। है ना? यस सर। तो फिर फ्रीक्वेंसी भी अगर कम भी हुई तो चल जाएगा, तो रेड लाइट भी करा सकती है। ऐसा मत सोच लेना कि रेड लाइट के वजह से हो ही नहीं सकता है रेड लाइट से, है ना, ये गलत एग्जाम्पल मत ले लेना। ये तो बस मैंने समझाने के लिए बताया कि वॉयलेट और रेड में वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है एक केस में, और एक केस मतलब इसी केस में रेड से नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा भी है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा भी है अगर, तो भी कोई अश्योरेंस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। क्योंकि दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन required so that Electron emission can take place. electron may come out, है ना, अगेन may come out, है ना, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट may cause, है ना, may happen। may मतलब क्या है कि भाई हो सकता है, सेम चीज हो गई। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तुमने रेडिएशन दे दी, तो क्या तुम लिख के आ जाओगे कि भाई हाँ होगा ही होगा? अब तो कोई नहीं रोक रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने से। अरे ऐसा है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है, वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना बेटा, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है कि भाई इतनी तो रखो यार, इससे कम रखोगे तो फिर नहीं होगा, ये बात पक्की है, लेकिन इससे ज्यादा रखोगे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. इसको थोड़ा फॉर्मूला में समझते हैं, फॉर्मूला वाइज मतलब। ठीक है, तो आपको मैंने बोला कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो जैसे कि हमने बोला अभी आपको कि भाई एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए फाई वर्क फंक्शन से, है ना। वर्क फंक्शन से अगर कम एनर्जी दोगे तो गारंटेड नहीं होगा, यस सर। है ना, तो ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर आपको मतलब थोड़ी सी ज्यादा ही होनी चाहिए, पर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं हम कि सेम वर्क फंक्शन में भी मिनिमम रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि वो तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। कौन क्या चीज? वर्क फंक्शन, है ना, सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस। तो ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल आइडियल कंडीशन में कि तुमने फाई के बराबर एनर्जी दी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में समझने का ट्राई करते हैं। एनर्जी को बच्चों HF लिख सकते हैं क्या हम? यस सर। Yes, HF sir. इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई हो गया, है ना। तो यानी कि जो F है फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ गई यहाँ से? ग्रेटर देन इक्वल टू फाई अपॉन H. H, है ना, यानी कि फाई अपॉन H से ज्यादा होनी चाहिए। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 5/8। F मिनिमम आ गई आपकी फाई अपॉन H। F मिनिमम आ गई आपकी फाई अपॉन H। इसको हम F नॉट से भी कभी कभी लिख देते हैं, और यही आपकी क्या होती है बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। इतनी चाहिए भाई तुमको कम से कम, ठीक है, इतनी चाहिए तुमको। तो इसको एक बार है ना ग्राफ में प्लॉट करने का ट्राई करते हैं। वैसे तुम्हारे लिए ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बताता हूँ, पूरा डिराइव करके बताता हूँ कैसे होता है, क्योंकि तुम इस अगर तुमने डेरिवेशन समझ लिया ना, तो तुम इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना फ्यूचर में ग्राफ के बेसिस पे, वो सारे खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो डेरिवेशन ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अच्छा, फाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं क्या एफ नॉट के टर्म्स में? Yes, sir. यस सर, भाई फाई कितना हो जाएगा? एच एफ नॉट हो जाएगा ना? यस सर, कोई डाउट तो नहीं इन सब बातों में? नो सर, सर No, sir. अब देखो, अगर मेरा फाई एच एफ नॉट है, तो मैं अपनी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करता हूँ, जो मैं अभी अभी पढ़ के आया हूँ। क्या होती है भाई? के ई मैक्स इक्वल्स टू H ई माइनस फाइव, ई माइनस five. फाइव। ई माइनस फाइव, और ई को मैं एच एफ लिख सकता हूँ, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। और फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? एच एफ नॉट। अभी अभी देखो मैंने HF यहाँ पे नॉट, तुम्हारा, एच एफ नॉट। अरे लिख सकता हूँ ना एच एफ माइनस एच एफ नॉट। Yes, sir. यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मेरा कितना आ गया भाई? एच एफ माइनस एच एफ नॉट। ये HF आ गई नॉट, इक्वेशन, ये आ गई मेरी इक्वेशन। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ, तो मेरा कैसे बनेगा? ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये? स्ट्रेट लाइन, Straight स्ट्रेट लाइन। ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानते हो? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y Yes, इक्वल्स sir. टू एम एक्स माइनस Yes, यस sir. सर। Yes, sir. y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी की फॉर्म में लिखा हुआ है ये। तो इसमें y कितना है आपका? Kinetic energy maximum. ई मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। x क्या है आपका? H एच एफ। नहीं, x है f, F फ्रीक्वेंसी, यस सर, और h है आपका m, स्लोप। Yes, sir. यस सर, स्लोप। और एच एफ नॉट क्या है आपका? c, ये कांस्टेंट की वैल्यू c, ठीक है। तो अब मेरे को ग्राफ में प्लॉट करना है, तो भाई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता है? y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ तो ऐसे बनता है, देखो मैं तुम्हें सब बिल्कुल ग्राफ वाइज अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ये होता है y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ, जिसमें स्लोप होता है m, ये बात पता है? Yes, sir. यस सर। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का बनाऊंगा तो ऊपर की तरफ कट करेगा, और एम एक्स माइनस सी का बनाऊंगा तो नीचे की तरफ कट करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर, Yes, यस sir. सर। यानी कि ये इंटरसेप्ट कितना बना रहा है? c का इंटरसेप्ट बना रहा है ये। Yes, sir. अरे नहीं समझ में आया? कोई ग्राफ था y इक्वल्स टू एम एक्स, उसको मैंने या तो मैं c ऊपर शिफ्ट कर दूं या c से नीचे शिफ्ट कर दूं, Yes, sir. c से ऊपर शिफ्ट कर दूं या मैं c से नीचे शिफ्ट कर दूं। नहीं समझ में आई बात, Yes, sir. है ना। तो भाई मैंने क्या करा? c से नीचे शिफ्ट कर दिया, एच एफ नॉट से नीचे शिफ्ट कर दिया, तो मेरा इंटरसेप्ट जो नीचे आया वो कितना आएगा? एच एफ नॉट के बराबर आ जाएगा, Yes, sir. y इंटरसेप्ट। और ध्यान से देखो, एच एफ नॉट वर्क फंक्शन के बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. एच एफ नॉट वर्क फंक्शन के बराबर है क्या? ये देखो, यस सर, यस सर। ये मेरे ग्राफ में क्या आ गया भाई? वर्क फंक्शन आ गया एच एफ नॉट, है ना। ये मेरी इक्वेशन बन गई स्ट्रेट लाइन की, ये Yes, वाली। और इसमें मेरा ये पॉइंट जहां पे y की वैल्यू 0 हो रही है, वो पॉइंट जहां पे y की वैल्यू 0 हो रही है, करके देखो कैसे निकालोगे? एट y इक्वल्स टू 0, यानी कि तुम्हारा ग्राफ कहां पे टच करेगा? x एक्सिस को क्रॉस करेगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यस सर, Yes, sir. यस सर। अरे x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, ये बात तो पता है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात। Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू 0 करो इस इक्वेशन में और आंसर बताओ कितना आ रहा है। y इक्वल्स टू 0 करो जल्दी से और आंसर बताओ कितना आ रहा है। y मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। Sir, mx is equals to c.
mx इक्वल्स टू सी। अरे मेरे को बेटा mx इक्वल टू सी का क्या करूं मैं? यहाँ पे तो हमने डिफाइन कर रखी है ना सब चीजें, उसकी टर्म से बताओ। सर जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रही है। हाँ, जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रही है। क्योंकि y इक्वल्स टू 0 का मतलब है k max को 0 कर दूंगा, यानी hf मेरी कितनी बड़ा किसकी इक्वल हो जाएगी? hf नॉट के। HF h नॉट। से h तो कट हो गया, यानी f कितना आ गया? f नॉट। तो f ही तो मेरा x एक्सिस पे था, x Yes, एक्सिस पे sir. frequency थी, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी है? f नॉट के बराबर। देखो लिख भी रखा है यहाँ पे मैंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, है ना। और पाई इंटरसेप्ट निकालना मैंने आपको बता ही दिया, HF नॉट के C से नीचे शिफ्ट किया हुआ है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना कि HF नॉट कैसे आया यहाँ पे, ये वाली वैल्यू HF नॉट कैसे आई, तो इसका एक और तरीका है, x को 0 कर दो। क्योंकि अगर कोई कर्व है तुम्हारा, कोई ग्राफ है, वो अगर तुम्हारा y को इंटरसेक्ट करता है, तो जिस पॉइंट पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यस सर। है ना। तो HF की वैल्यू 0 कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस HF नॉट आ जाएगा। यस सर। यानी कि नीचे की तरफ HF नॉट, जो वही लिख रखा है हम लोग ग्राफ में, सेम चीज लिख रखी है। क्या ये Yes, बात sir. समझ में आई सबको? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। पक्की बात? यस सर। यस ठीक है। सर। क्योंकि यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है तो आप आगे वाली चीजें भी ढंग से समझ लोगे, जल्दी जल्दी समझ लोगे। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसके लिए टाइम है क्या हमारे पास? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ये आपके लिए मैंने थोड़ा सा थ्योरी लिख रखा है, इसको पढ़ लेना बच्चों। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द एमिटर प्लेट। यानी कि आपकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो जो किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी नेचर ऑफ द मटेरियल पे। किसके? एमिटर प्लेट, जहां से एमिटोरियल लाइट। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। जैसे कि metals like zinc, cadmium, magnesium etc. causes electron emissions only to ultraviolet light। केवल अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी जो आपका एमिटर प्लेट कौन सा है, समझ में आ रही है? एमिटर प्लेट क्या होती है चीज? यस सर। क्या होती है बताओ? यस सर सर। जहाँ से जो सर लाइट जो एमिट हो इलेक्ट्रॉन बहुत जा रहे हो। जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। यस सर। एमिट कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो कुछ ऐसे मेटल्स होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जो कि हाई फ्रीक्वेंसी लाइट आएगी ना, जब हाई फ्रीक्वेंसी Yes, लाइट sir. आएगी जब, उन्हीं को रिस्पॉन्ड करेंगे, उन्हीं पे अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। अब समझो, इस बात को समझो। आप इस सवाल को पूछ सकते हो इस टाइम पे कि सर आपने तो बोला रेडिएशन की होती है फ्रीक्वेंसी, आपने तो बोला रेडिएशन का होता है एनर्जी, यही बोला ना आपने। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी अब आप बोल रहे हो कि सर मेटल पे डिपेंड कर रही है, एमिटर प्लेट पे डिपेंड कर रही है, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? सर क्वेश्चन नहीं समझ आया। अरे मैंने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी जो है यस सर। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, राइट? यस सर। रेडिएशन यानी लाइट जो तुम डाल रहे हो, टॉर्च लेके तुम चालू हो गए ना, मेटल के ऊपर टॉर्च लेके प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना। टॉर्च में बार बार से बोलता कि समझ पाओ, एक्चुअली में ऐसा नहीं करना कि टॉर्च लेके चालू हो गए तुम, है ना। तो तुम जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हो मेटल सरफेस पे, उस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना, ये जब से हम चालू करी हमने बात करनी। यस सर। यस सर। तो फिर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल पे क्यों डिपेंड कर रही है? एमिटर प्लेट पे क्यों डिपेंड कर रही है? ये उसकी नेचर पे क्यों डिपेंड कर रही है? सर कई आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। जानवी थोड़ा तेज बोलो बेटा। सर जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है वो तो मेटल प्लेट से ही नहीं इमिट होगा, तो उसी के ना डिपेंड होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आपका जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसके लिए है ना मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो अरे यार, तुम टॉर्च लेके अगर कहीं पे लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, कोई तो तुम्हें ये थोड़ी बोलेगा कि इतनी कम लाइट क्यों इंसिडेंट कर रहे हो, कोई ऐसा बोलेगा क्या? नो तुम्हारी मर्जी है ना, तुम कितनी रेडिएशन, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हुई या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हुई या 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हुई, कितनी भी एनर्जी हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है भाई? हमारी मर्जी है ना हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन फर्क कब पड़ेगा? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना हो।
अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए आपको एक अप्रोप्रिएट एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अप्रोप्रिएट एनर्जी डिफाइन इस चीज से ही तो होगी कि भाई जो मेटल जिसपे तुम इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना चाह रहे हो, है ना, जिस मेटल से इजेक्ट कराना चाह रहे हो, वो मेटल का कंडीशन कैसा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. भाई कुछ मेटल तो ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली जाने देते हैं अपने, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत से जाने देते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, वर्क फंक्शन की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है उनकी, है ना। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो कंपैरिजन में है ना किसके कंपैरिजन में? मेटल के, कि भाई मेटल कितना तुम्हें, मेटल कितनी एनर्जी मांग रहा है। अगर मेटल ज्यादा मांग रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. आप समझ में आया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी मेटल प्लेट पे क्यों है, एमिटर प्लेट पे क्यों है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो भाई, इसमें एक और टॉपिक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। मैं यहाँ पे लिख के बताऊं, और एक क्वेश्चन अभी तुम करके जाओ यहां से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। हाँ मोनिका? सर ऑप्शन नंबर बी सेकंड। ABCD? यस सर। क्यों भाई? सर मतलब ना फर्स्ट जो स्टेटमेंट दी है वो तो बिल्कुल करेक्ट है ना, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट थी, तो फिर ऑप्शन एलिमिनेशन से जो थर्ड था ना उसका मेरे को श्योर नहीं था ना, तो जब ऑप्शन एलिमिनेशन से ए और बी और जो डी है वो भी ठीक थी, तो ये एक ही ऑप्शन में आ रही थी सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड वाला। C ऑप्शन कैसे सही है? सर वही नहीं पता ना, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया तो। चालाकी कर रही है लड़की मेरे साथ, इंटेलिजेंट। क्या बात है बेटा, इसको सॉल्व भी करना है, लेकिन आंसर सही आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको सॉल्व नहीं करो। बात समझ में आ रही है मोनिका? यस सर। हाँ, आंसर तो सही निकाल लिया, और पेपर में ये तरीका यूज करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ऑप्शन आ गया जो कि कंफ्यूजिंग हो गया है ना, 2 में C आ गया मान लो, ठीक है, फिर क्या करोगे? तो एक और ऑप्शन मतलब अगर फंस गया तो क्या करोगे, है ना। तो उसको सॉल्व करना तो आना चाहिए भाई, लाइफ में अगर आए हैं तो, है ना। बाकी आंसर सही है, वेरी गुड। हाँ भाई, बी ऑप्शन आ रहा है कि बाकी बच्चों का भी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब तो आ ही जाएगा तुम्हारा आंसर, तो बताया नहीं तुमने मुझे। सर चैट में लिख दिया था साथ में। चैट पे लिख देता है क्या? चलो बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, मोमेंटम क्या होता है? h अपॉन लैम्डा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। और लैम्डा क्या होता है? hc अपॉन, सॉरी, लैम्डा की वैल्यू अगर आप लिखना चाहोगे C was तो कैसे लिखोगे? देखो C देखो इधर upon देखो, U. E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा होता है क्या? yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. तो लैम्डा इक्वल्स टू hc अपॉन E हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, P इक्वल्स टू क्या आ गया? h अपॉन hc मल्टीप्लाई बाय E ऊपर चला गया, तो ये h से h कट गया, Yes, sir. क्या बचा? ये E अपॉन C। Yes, E sir. को आप h न्यू भी लिखते हो क्या? Yes, sir. h न्यू अपॉन C बन गया। Yes, sir. Yes, आइए, sir. सर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे ना कि जैसे न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होता है, तो उसमें लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू, वो सीधा आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टली आप, अगर आपको न्यू पता है कि C अपॉन लैम्डा होता है, बहुत ही बढ़िया बात है, मजा ही आ जाएगा जीवन का, है ना। यस सर। जो भी पता है, जैसे भी पता है करो। ये तो मैंने तुमको बिल्कुल बेसिक बताया कि अगर आपको न्यू भी नहीं पता है तो भी आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा तो सबको पता होता है, ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता है ना। यस सर। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस मेथड। बाकी जो भी आप यूज करना चाहो करो। आंसर क्या आ जाएगा भाई इसका? बी B ऑप्शन, सेकंड option. ऑप्शन, क्योंकि डी वाला ऑप्शन भी सही है कि इन फोटो इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम कंजर्व। क्यों? क्योंकि कौन सा कोलिजन होता है भाई? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पहले हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पढ़ेंगे, फिर फोटो करंट पढ़ेंगे। वैसे आज इसको कर लेना चाहिए था हमें, पर ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है बच्चों, तो इसमें क्या समझने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा।
एक बार आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूँ एक दो क्वेश्चंस को, एक तो इसको कर लेना, क्योंकि क्लास में हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे मुझे इतनी उम्मीद है कि आप कम से कम होमवर्क करके आओगे अपना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, एटलीस्ट इनको कर लेना, बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैं क्लास में भी डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। हम फोटो करंट पढ़ने वाले हैं, है ना, और हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो पढ़ेंगे सी, एंड विल ट्राई कि हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी करें। डी ब्रॉगली वेवलेंथ या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पे हम आ जाए, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को हम कर पाए। अगर नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे देख लेंगे, पर देखते हैं। पर बेटा मैं तुमसे एक चीज मुझे चाहिए कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो सारे, है ना, जो भी हमने पढ़ लिया है ना अभी तक उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो मॉड्यूल से, क्योंकि क्वेश्चन मैं क्लास में इतने ज्यादा अभी नहीं करा पाऊंगा। एक थ्योरी पोर्शन मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ज्यादा है, और हम थोड़ा पीछे भी चल रहे हैं, एक क्लास और चली गई हमारी, है ना। तो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा लेकिन टॉपिक कवर होने के बाद, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। हो जाएगा क्या सबसे? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट Yes, क्लास में sir. मैं पूछूंगा कि कितने क्वेश्चन करे हैं और कौन कौन से नहीं आए, कौन कौन से आए हैं। तो मेक श्योर करना कि मॉड्यूल से जितना पढ़ लिया है उस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बात समझ में आई? यस सर। चलो बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। पक्की बात? यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो, एल्स यू कैन लीव द क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एवरीवन। ओके, गुड बाय।